नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। और T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है अनाउंस होने में, और कुछ खिलाड़ियों का क्या फैसला होने जा रहा है उसमें अब बस चंद घंटों का समय ही बाकी है। विराट कोहली क्या, उनके साथ क्या होने जा रहा है, हार्दिक पांड्या क्या उन पर कोई फैसला लेगा जो चयन समिति है, जो मैनेजमेंट है टीम इंडिया का, और साथ ही साथ स्पिनर्स को लेकर जो एक स्लॉट फंसा हुआ है वहां पर क्या फैसला होने जा रहा है। पेसर्स जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए कोई नाम नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस सब के अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है इस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, क्योंकि आप देखिए 2021 में पहले राउंड में हार कर टीम इंडिया बाहर हो गई, दूसरे जो 2022 हुआ वहां पर भी टीम इंडिया में ताकत नहीं नजर आई। एक इकलौता खिलाड़ी विराट कोहली टीम को सेमीफाइनल तक ले गया, लेकिन उसके पार वो नहीं पहुंचा सका, टीम की जरूरत पड़ी, टीम ने फिर से हाथ खड़े कर दिए थे। इस बार क्या वो टीम सही होगी, क्या चयन सही होगा, और क्या वो खिलाड़ी इस बार विराट कोहली या फिर पूरी टीम एकजुट होकर खेलेगी। जो स्क्वाड है वो तो आप देख रहे हैं कि ये हमने अनुमानित स्क्वाड आपको बताया था कि प्रोबेबल स्क्वाड टीम इंडिया का क्या हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से आईपीएल बीता है, जिस तरीके से आईपीएल में प्रदर्शन हुए हैं, और खास तौर पर कुछ खिलाड़ियों के, क्या उन्हें नजरअंदाज करना ठीक होगा। मैं जानता हूं बहुत से लोग, बहुत से पूर्व खिलाड़ी ये सवाल उठाएंगे कि क्या रियान पराग, अभिषेक शर्मा, मोहसिन खान, मयंक यादव, ऐसे खिलाड़ियों को क्या डायरेक्टली ड्राफ्ट इन किया जा सकता है, डेब्यू करवाया जा सकता है वर्ल्ड कप में। लेकिन फिर मेरा कहना है कि देखिए, जहां इंटरनेशनल मैच वहां पर, और पहले अगर हम कुछ एक मैचेस देखें तो वो तो वैसे भी इतने टफ मैचेस है नहीं, तो क्यों नहीं जो खिलाड़ी टॉप फॉर्म में खेल रहा है, आप इंटेंट की बात कर रहे हैं, तो वो अगर दिखाई दे रहा है, और T20 फॉर्मेट है ये, 2007 में हमने ये सब नहीं सोचा था। 2007 में हमने सीधा हल्ला बोला था और वो युवा टीम धोनी के अंडर वर्ल्ड कप ले आई थी। उसके बाद से अब 16 साल बीत चुके हैं, 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक भी ट्रॉफी, एक अदद ट्रॉफी के लिए भारतीय फैंस तरस रहे हैं। अब ये जो टीम है इसमें आप देखेंगे कि वही नाम आपको नजर आ रहे हैं जो हम लगातार बात करते रहे हैं, जैसी कि टीम इंडिया की स्क्वाड मोस्ट लाइकली आपको होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इतर जाएं और एक एक करके हम जानने की कोशिश करें कि किन खिलाड़ियों ने पर लेकर जो है वो बड़ी परेशानी अजीत आगरकर, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के सामने रहने वाली है, वो ये खिलाड़ी हैं। एक एक करके अब जल्दी जल्दी से मैं दिखाऊंगा। अभिषेक शर्मा 7 मैचों में अभी तक, यानी कि ये 22 तारीख हो गई है, अभी तक 7 मैचेस में अभिषेक शर्मा 22 अप्रैल तक 257 रन, 36 से ज्यादा की औसत है, 37 की औसत है। T20 में बहुत अच्छी औसत है, ये कोई बुरी औसत नहीं है, लेकिन वहां पर जो स्ट्राइक रेट है, यही मैं बात कह रहा हूं इंटेंट की। पावर प्ले में इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 215 का है, 235 का और ज्यादा है, और ओवरऑल जो है वो 215 का इनका स्ट्राइक रेट है। और वहीं अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं इस आईपीएल में, तो वो करीब करीब 150 और 165 के बीच का है। तो ऐसे में आप इस स्ट्राइक रेट, जिसे हम प्योर इंटेंट की बात करते हैं, मैच सीधा खत्म कर देना पहले 6 ओवर में, क्या इस खिलाड़ी को आप नजरअंदाज करना चाहेंगे? क्या इसको मौका नहीं देना चाहेंगे? क्या ये चर्चा में नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी, अंडर 19 में बतौर लेफ्ट आर्म स्पिन ये बहुत अच्छा करते थे, नंबर 6-7 पर ही आते थे वहां पर। तो क्या अभिषेक शर्मा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरे नाम पर आते हैं, और दूसरा नाम आपको दिखाते हैं जिसने पूरी तबाही मचा दी, और बहुत से मीम बनाए गए इस खिलाड़ी पर, लेकिन इसने उन मीम का जवाब मैचों में दिया रन्स से। रियान पराग अभी तक खेले 7 मैचेस में 318 रन, और आप देख रहे हैं नंबर 3 पर हैं अब ये टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट में आईपीएल में फिलहाल, और 63 से ज्यादा की औसत है, करीब 64 की। स्ट्राइक रेट देखिए 161 का, और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, सारे मैच विनिंग कॉज में ये रन्स बनाते हैं और टीम को उबार कर ले जाते हैं मुश्किल स्थिति से। 20 छक्के लगा चुके हैं अभी तक और 22 चौके। क्या इस खिलाड़ी के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं जानता हूं कि जवाब यही आएगा कि हम T20 वर्ल्ड कप के बाद इन सब खिलाड़ियों को मौका देंगे, तब हम विराट और रोहित को नहीं खिलाएंगे,
तब हम युवाओं को तैयार करेंगे। लेकिन पॉइंट यह है कि ये वाला वर्ल्ड कप आप कैसे जीतेंगे, T20 वर्ल्ड कप 2024 कैरिबियन यूएसए में आप कैसे जीतेंगे। तो क्या ये खिलाड़ी नहीं होने चाहिए ऑन फॉर्म, ऑन जिस तरीके का उनका प्रदर्शन है उसके बेसिस पर, क्या ये खिलाड़ी बाकियों से ऊपर नहीं है? उन बाकियों की भी चर्चा करते हैं। और उससे पहले मैं एक और खिलाड़ी आपको दिखा देना चाहता हूं, तो थोड़ी सी माथापच्ची जरूर होगी उसको लेकर, और शिवम दुबे। मुझे लगता है कि ये फ्लाइट पर होने चाहिए T20 वर्ल्ड कप में, और ये खेलने चाहिए, वहां पर स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए। मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को मुश्किल से उबार कर ले जाना बार बार, और एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज नजर आते हैं। यूवी की झलक थोड़ी थोड़ी इनमें नजर आती है, एक लेजी एलिगेंस है। और अब जब वो शॉर्ट बॉल्स को, तेज तर्रार गेंदबाजी को हिट करने लग गए हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं, ये काफी फोर्स टू रेकन विद हम कहेंगे। 49 की औसत, 157 की स्ट्राइक रेट। सिर्फ एक जो चीज मैं देख पा रहा हूं जो इनके अगेंस्ट, लेकिन उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इनको बतौर इंपैक्ट प्लेयर टीम ने यूज किया, चेन्नई सुपर किंग्स ने। क्या ये इनके अगेंस्ट जा सकता है? बट ये तो फेयर असेसमेंट नहीं होगा। तो ये शिवम दुबे, ये तीन नाम तो बहुत ज्यादा चर्चा में होंगे। लेकिन जो चर्चा में हैं उनका क्या प्रदर्शन रहा है मेरे दोस्त? यानी कि यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से 7 मैचेस में प्योर बिल्कुल फेल हुए हैं। कोई इसमें कोई बचाव नहीं किया जा सकता। 7 के 7 मैचेस वो फेल हुए हैं। वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन क्या आप एक खराब फॉर्म के खिलाड़ी को, वही गलती जो हमने वनडे वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव के साथ की, क्या हम एक खराब फॉर्म वाले खिलाड़ी को हम ले जाएं वर्ल्ड कप में और फिर हम माथा पीटे कि हाय दैया ये क्या हो गया? ये एक 17 की औसत से रन बना रहे हैं यशस्वी जायसवाल, एक भी अर्धशतक नहीं आया, मात्र 2 छक्के इन्होंने 7 मैचेस में लगाए हैं। क्या आप इस खिलाड़ी को अपना ओपनर बना के ले जाएंगे? मुझसे अगर आप आज पूछेंगे, मैं यशस्वी जायसवाल को पिक नहीं करूंगा, ये मेरा डिसीजन होगा। लेकिन आपकी क्या राय है वो जरूर बताएं, क्योंकि इसके साथ ही जो दूसरा खिलाड़ी है उस पर काफी लंबी चर्चा होगी, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल का प्रदर्शन अगर आप देखें, 9वें हैं टॉप रन स्कोरर्स की सूची में, 263 रन बना चुके हैं, 44 की औसत है, 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है, तो 89 नॉट आउट बनाया है, मैच विनिंग कॉज में 8 में से 4 मैचेस अपनी टीम को जितवा चुके हैं, कप्तानी कर रहे हैं, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुभमन गिल फ्लाइट में होंगे, क्योंकि इनके पास अनुभव है। आप जब तुलना करेंगे अभिषेक शर्मा से, रियान पराग से या किसी और से, तो शायद शुभमन आपको पीछे दिखाई दे। लेकिन जब आप देखते हैं कि उनके पास अनुभव है, वो टीम के सीनियर प्लेयर हैं, पिछला वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी वहां पे रन बनाए, लेकिन ये मुकाबले T20 के हैं दोस्त, तो यहां पर ये कितने कारगर सिद्ध होंगे? क्या इन्हें पिक करना चाहिए? मेरे ख्याल में ये फ्लाइट में होने वाले हैं, और ये चर्चा जो है वो गंभीर होगी, क्योंकि 1 मई जो है वो लास्ट डेट है अपनी टीम को सबमिट करने की, अपनी स्क्वाड को सबमिट करने का। तो ऐसे में क्या शुभमन गिल उस फ्लाइट में होंगे? आपकी क्या राय है? क्योंकि अब हम बात करेंगे विकेट कीपर्स की, और सबसे पहला नाम जो इसमें आता है वो ऋषभ पंत का आता है। मैं जानता हूं कि पिछला मैच जो है वहां पर बहुत से सवाल उठे उनकी बल्लेबाजी पर, और 222 ऑड कुछ 200 से ऊपर, 250 से ऊपर कुछ चेज कर रहे थे, लेकिन वहां पर ये बहुत अच्छा कर नहीं सके। और ऐसे में ये औसत को एक साइड कर दीजिए, 150 की स्ट्राइक रेट से रन्स बना रहे हैं, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत जो है उनमें, देखिए फिलहाल वो आईपीएल में अच्छे नजर आए, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉर्ड जब आप ऋषभ पंत का देखते हैं, 66 मैचों में मात्र 22 की औसत और 126 की स्ट्राइक रेट, और 3 अर्धशतक मात्र 66 मैचों में। क्या आप ऋषभ पंत को रखोगे टीम इंडिया में नंबर 5, नंबर 6 पर, या फिर आप दिनेश कार्तिक को रखोगे, और जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको आप थोड़ा सा देखना चाहोगे? तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट फैसला है। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत शायद उस फ्लाइट में होने जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल अगले 1-2 मैचेस में कुछ हो जाए। लेकिन ऋषभ पंत मुझे वर्ल्ड कप में पहली चॉइस विकेट कीपर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं,
जितनी मेरी समझ कहती है, जितनी मेरी नॉलेज कहती है, मेरी जानकारी कहती है। और जो बाकी खिलाड़ी हैं उनमें फिर सेकंड विकेट कीपर की लड़ाई होगी। और केएल राहुल एक पारी पिछले मैच में जरूर अच्छी आई, लेकिन उसके अलावा केएल राहुल जो है वो पूरी तरह से मैं मानता हूं कि वो फ्लॉप रहे। 40 की औसत पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। 143 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें पिछले मैच की जो पारी है वो बेहद महत्वपूर्ण रही। 82 रन बेस्ट रहा है, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, ये पिछले मैच वाला ही है 82। और बहुत ज्यादा टॉप ऑफ द ऑर्डर बतौर ओपनर मुझे केएल राहुल ने भरोसा नहीं दिया। लेकिन केएल राहुल एक सीनियर प्लेयर है, केएल राहुल एक भरोसेमंद प्लेयर है। केएल राहुल पर आप जान सकते हैं कि ये खिलाड़ी जो है ये आपको कहीं से भी मैच जितवा सकता है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो केएल राहुल का वो रुतबा जरूर है, लेकिन बहुत से लोगों को उनसे परेशानी भी है कि भाई T20 फॉर्मेट में वो पहला ओवर मेडन खेल देते हैं। T20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन जो है वो बाकी टीमों के खिलाफ, जब बड़े टूर्नामेंट आते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, 6 मैचों में 48 रन है। तो ऐसे में केएल राहुल पर आप कितना भरोसा जताएंगे? बाकी 5 छोटी टीमों के खिलाफ उनके अर्धशतक है। तो ये केएल राहुल पर थोड़ा सा बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद केएल राहुल अगर होंगे तो बतौर दूसरे विकेट कीपर, लेकिन फिर वो एक विकेट कीपर की जगह, एक ओपनर की जगह खाएंगे। और ऐसे में केएल राहुल को ले जाना मुझे लगता है दो धारी तलवार की तरह है। शायद उन्हें नहीं ले जाना चाहिए, ये अल्टीमेट वर्डिक्ट होगा, क्योंकि अब जो नाम आ रहे हैं वो आपको बताएंगे कि आखिर उन्हें क्यों नहीं ले जाना चाहिए। दिनेश कार्तिक 75 से ज्यादा की औसत, 205 की स्ट्राइक रेट, बतौर फिनिशर 35 गेंदों पे 83 रन, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, 16 चौके 18 छक्के। आप इस खिलाड़ी को कैसे नजरअंदाज करोगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिर जिसको कभी मौका नहीं दिया जाता, जिस पर सारी निगाहें टिकी हुई हैं, संजू सैमसन, ये मुझे लगता है कि रेस में सबसे आगे होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि मिडिल ऑर्डर में आकर खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, स्पिनर्स को मारते हैं, और 55 से ज्यादा की औसत, 155 की स्ट्राइक रेट। तो ये फाइट बहुत तगड़ी है केएल राहुल, ऋषभ पंत, सैमसन और डीके के बीच में। लेकिन मुझे लगता है ये जो दूसरे विकेट कीपर का स्लॉट है, इसमें लड़ाई अब ये देखना होगा कि जो टीम मैनेजमेंट है वो किसको तरजीह देता है। क्या एक बार फिर से केएल राहुल जो है वो बल्लेबाज होने का फायदा विकेट कीपर के नाते उठा लेंगे और ओपनर की एक बलि दी जाएगी, चाहे वो यशस्वी हो चाहे कोई और? क्या ऐसा होने जा रहा है ये तो वक्त बताएगा, जल्दी बहुत ज्यादा देर अब बची नहीं है। लेकिन गेंदबाजी का भी जिक्र कर लेते हैं जो टेंशन बढ़ाएगा टीम सिलेक्शन के समय में। हर्षल पटेल नंबर 1 है, टॉप विकेट टेकर हैं इस वक्त इस टूर्नामेंट के। 8 मैचों में 13 विकेट हैं। 12.25 करोड़ रुपए संजय बांगर ने इन पे लगवा दिए थे पंजाब किंग्स से। बहुत ज्यादा खास इनका प्रदर्शन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन टॉप विकेट टेकर हैं। जसप्रीत बुमराह के साथ उनके भी 13 हैं, लेकिन उनके आंकड़े अगर आप देखेंगे और इनके आंकड़े देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है, आपको अंतर समझ आ जाएगा क्लास का। 21 से कुछ ज्यादा की औसत है। औसत पे आप ध्यान दीजिए मत, इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए जो कि 10 के करीब की है। तो ऐसे में हर्षल पटेल पे खासा सवाल है। बेस्ट अच्छा रहा है, स्ट्राइक रेट भी ठीक है कि 1 से 2 विकेट वो लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन में नहीं कहूंगा। हां, टॉप विकेट टेकर जरूर है। क्या एक बार फिर से पिछले वर्ल्ड कप की तरह हर्षल पटेल आपकी रेस में होंगे, ये आपको देखना होगा। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह का साथ देगा कौन? अर्शदीप सिंह देंगे साथ, उनके भी 10 विकेट हैं। और अगर आप तुलना करते हैं हर्षल पटेल से तो इनके आंकड़े तो और खराब हैं उनसे। 25 से ज्यादा की औसत, 9.5 की इकोनॉमी, स्ट्राइक रेट और खराब हर्षल से। तो ऐसे में आप जाएंगे किसके साथ, ये थोड़ा सा सोचना होगा। और उसी के लिए एक ऑप्शन जो है वो ये खिलाड़ी हो सकता है। जिस तरीके से इसने अंतिम ओवर्स में आके यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स दिए हैं, 2 बार हैट्रिक के करीब आए एक ही मैच में, 5 मैचों में 10 विकेट, 4 विकेट 19 पे बेस्ट, 8.5 की इकोनॉमी, 17 की एवरेज, 12 की स्ट्राइक रेट, यानी कि हर 12वीं गेंद पे विकेट चटका रहे हैं, यानी कि हर मैच में 4 ओवर में 2 विकेट ले रहे हैं। तो क्या आप टी नटराजन के बारे में विचार करेंगे? यह सोचना होगा। इंडिया खेले हुए हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन एक खिलाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि यह चर्चा में जरूर आएगा, भले पिक ना हो। युजवेंद्र चहल 7 मैचों में 12 विकेट, नंबर 2 पर हैं ये टॉप विकेट टेकर्स में।
और 18 की इनकी एवरेज रही है और इकोनॉमी भी बेहतर है बाकी खिलाड़ियों से और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। क्या आप रवि बिश्नोई के लिए जाएंगे या आप युजवेंद्र के लिए जाएंगे? मेरे विचार में देखिए युजवेंद्र जो है बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी में मुझे कोई शक नहीं है युजवेंद्र की, लेकिन रवि बिश्नोई पे मेरा ज्यादा पता नहीं क्यों भरोसा है, तो मैं रवि बिश्नोई के साथ जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा फास्टेस्ट डालते हैं। जब सुपर ओवर, जब रन रोकने होंगे, ऐसे सिचुएशंस में रवि बिश्नोई आपको विकेट निकाल कर दे सकते हैं। और साथ ही साथ में जो अक्षर पटेल वाला फाइट है, अक्षर पटेल ऑलराउंडर भले ही हैं लेकिन अभी तक इस सीजन बहुत ज्यादा अच्छा बल्ले से वो कर नहीं सके हैं। ऐसे में सवाल मेरे दोस्त वही कि स्क्वाड जो है वो इसमें क्या क्या नाम बदल जाएंगे, क्या जो हमने अभी नाम दिखाए उनमें से कोई नाम आपको दिखाई देगा, और अगर नहीं तो फिर टीम कैसी होगी, और अगर हां तो फिर टीम कैसी होगी, ये जरूर आप हमें बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, वीडियो कैसा लगा वो जरूर आप बताएं। सबके स्टैट्स के साथ हमने थोड़ा सा कंपैरिजन करके चयन से पहले आपको वो दिखाने की कोशिश की है। एक हफ्ते में चयन भी हो जाएगा और T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड भी हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन उम्मीद यही कि इस बार वो स्क्वाड परफेक्ट होगी और टीम इंडिया जो है वो एक बार फिर से 2007 के बाद या फिर यूं कहें 2013 के बाद आईसीसी ट्रॉफी उठाने में सफल होगी। शुक्रिया।